हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना पुराना वाला जो जहां हमने छोड़ा था वहां से आज शुरू करने जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आई होप थर्ड क्वेश्चन तक मैंने क्लियर कर लिया था। अब फोर्थ क्वेश्चन से मुझे शुरू करना है। चलो भाई, सो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एक बार फिर जो आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके तरीके से आपको बता देता हूँ कि भाई आपको करना कैसे। गिवन डेटा, ये सारी चीज़ों पे मार्क्स रहता है ना, अलॉटेड रहते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। दिस इज द फंडा ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसा बोल सकते हो आप। सो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन डेटा मैंने आपके सामने मेंशन किया है। रेडियस वी हैव 100 मींस आर्क लेंथ 22। we have to find the angle subtended at the center of our circle, है ना। हमें ये जो थीटा जो है ये फाइंड करना है, बट हाँ ये थीटा मुझे डिग्री में फाइंड करना है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है, बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये थीटा मुझे डिग्री में फाइंड करना है। चलो तो बहुत ही इजी है। मुझे एक चीज तो पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, बट हाँ आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो रेडियन में वैल्यू देगा, तो ठीक है पहले रेडियन में ही निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, उसके बाद हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है उसमें। चलिए, सो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर 22/100 एंड आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 11/50 व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ठीक, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। भाई रेडियन में वैल्यू आ गई, रेडियन में वैल्यू आ गई, अब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो मेरे पास एक कन्वर्जन फॉर्मूला जरूर है। डिग्री मेजरमेंट क्या है फॉर्मूला, डिग्री मेजर इज इक्वल टू रेडियन मेजर इनटू 180 अपॉन पाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं अब ये जो रेडियन में जो मेरा एंगल आया है उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूँगा बड़े आराम से। चलिए ये हमने किया भी है बहुत। सो रेडियन मेजर मेरे पास कितना है, थीटा की वैल्यू 11/50 एंड 180 अपॉन पाई, है ना। पाई की वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ 22/7 मेंशन कर सकता हूँ। 22/7 डिनोमिनेटर में बनता, मैंने उसे न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, 11/50 22 आफ्टर कैंसिलेशन ये 2 9 और होपफुली 0 63/5। मेरे पास जो एंगल आया है 63/5। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम आ गई। भाई हमने तो पढ़ा था, ऐसा ही सर ने बताया था कि थीटा जो डिग्री में आएगा वो हमेशा फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होगी, है ना। थीटा हमेशा फ्रैक्शन में काउंट नहीं होता है। सो भाई ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, बड़े आराम से इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो डिग्री मेजरमेंट आया है थीटा आपका, ये आया है डिग्री में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने, लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना, तो हम इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करते हैं। चलो भाई ये भी हमें बहुत अच्छे से आता है। 63/5 जो डिग्री में है, यदि मैं इसमें ओके 63/5 है, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूँ तो 5 1 एंड 2 1/5 कुछ इस तरीके से मैं ऐसा फॉर्मेट लिख सकता हूँ। 12 टेंस टू 1/5, है ना। ये प्रॉपर मेरा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब ये जो डिग्री में है 12 को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, 12 डिग्री बाहर कर सकता हूँ, 1/5 डिग्री लिखा रहने देता हूँ। फिर आगे अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1/5 डिग्री में है, यदि मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या प्रॉब्लम है, और मिनट का मैंने सिंबल भी लगा दिया है। सो 1/5 into 60 we will get what, 12. So it means 12 degree and 12 minute our final answer. क्लियर है। इस तरीके से हमारा जो एक प्रोसेस होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नोट करें, आगे बढ़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वहां बोलना क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। चलिए भाई अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही डेटा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया
सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, गिवन डेटा है मेरे पास, डायमीटर 40 है तो मैं रेडियस 20 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से किसी को। फिर उसके बाद कॉर्ड का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारा यूनिट तो सभी की सेम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब मुझे माइनर आर्क की लेंथ पता करनी है। ओके, सो माइनर आर्क कहाँ होती है, जरा ये तो मेरे ख्याल से 10th में आप लोगों ने बहुत किया है। चलो फिलहाल तो मैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा है मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ अपने बोर्ड पर। रेडियस मेरे पास कितना है 20, यस वी हैव 20, मेंशन कर दिया। उसके बाद लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ मतलब मैं कुछ यहाँ से ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ जो कि कितनी है 20, क्लियर है। अच्छा, ये रेडियस 20 है तो यहाँ भी मैं 20 मेंशन करूंगा। ठीक है, यहाँ सेंटर कुछ मार्क कर देता हूँ O। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो OAB, OAB ट्राइंगल में हर एक चीज आपकी 20-20 ही है, सारी साइडें 20-20 हैं। तो दिमाग की बत्ती जली, ये कौन सा ट्राइंगल आया है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही डिजाइन हो गया है। और वी नो वेरी वेल द एंगल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पर अब थीटा मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री, है ना। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई 60 डिग्री आ गया ये एंगल। अब मुझे पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ कॉर्ड। मुझसे माइनर आर्क की लेंथ पूछी गई है ना। कॉर्ड में माइनर आर्क की लेंथ पूछी गई है मतलब कहीं ना कहीं वो इस चीज की ही बात कर रहा है ना। माइनर आर्क तो यही होती है, ये बाहर वाली जो है मेजर आर्क होती है। सो ये जो चीज है ये एल ले लेता हूँ, तो मतलब मुझे एल जो है वो फाइंड करना है। चलो भाई, ये तो हुआ मेरे क्वेश्चन की कहानी। बड़े आराम से समझ लो, क्वेश्चन आराम से पढ़ा करो। यदि कहानी समझ में आ गई तो आपसे क्वेश्चन फिर कहीं के भी बन जाते हैं ना, फिर आप फंसते नहीं हैं। चलिए, सो यहाँ पर एक चीज तो सर ने सॉल्व कर दी कि भाई एंगल निकाल के दे दिया, एल निकालना है, रेडियस मेरे पास है। तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पर भी थीटा मेरा कैसा है 60 डिग्री में। ठीक है, मैंने मेजर कैसा किया 60 डिग्री में। और 60 डिग्री मतलब यदि मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है इस थीटा को, क्योंकि मुझे फॉर्मूला अरेंज करना है। कौन सा वाला? मुझे फॉर्मूला ये वाला चाहिए, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पर यदि मुझे थीटा मैनेज करना है, थीटा की वैल्यू तो रेडियन में आती है, मेरे पास तो सर ने डिग्री में लिखा है तो रेडियन में लिख दीजिए उसको 60 डिग्री। आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कितना आता है, पाई बाय 3 इज इक्वल टू। अब देख लो, एल मुझे फाइंड करना है, आर मेरे पास ऑलरेडी है 20। सो यहाँ से लेंथ जो है बड़े आराम से निकल के आ जाएगी 20 पाई बाय 3, है ना। चाहो तो बाई की वैल्यू 22/7 मेंशन करके आगे सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नोट करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। चलो भाई, यहाँ की कहानी भी थोड़ी सी मैं डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा 5th क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मैं 6th क्वेश्चन बताऊँ। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सर्कल है मेरे पास जिनका आर्क जो है वो सेम लेंथ के हैं, मतलब दोनों का लेंथ, आर्क का लेंथ जो है वो सेम है। तो 2 सर्कल में कुछ डिजाइन कर लेता हूँ ना पहले तो। ओके, फिर यहाँ से कुछ सबटेंडेड एंगल सेंटर पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो रेडियस है इसका लेंथ एल है तो ये भी मेरा एल ही है। चलिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड कितना है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। चलिए, तो रेडियस का रेशियो पूछा है और एंगल बोला गया है। यहाँ पर मान लेता हूँ θ1 है और यहाँ मान लेता हूँ θ2 है।
सो हियर वी हैव गिवन डेटा इज दैट, गिवन क्या है, थीटा 1 मेरे पास 60 डिग्री है मान लेता हूँ, एंड थीटा 2 मेरे पास 75 डिग्री है। ठीक है, दोनों का लेंथ, आर्क लेंथ तो सेम है, आर्क का लेंथ। अच्छा, रेडियस लेकिन यहाँ पर r1 होगा और यहाँ पर r2 होगा। ये दोनों सर्कल्स का मैंने जो गिवन डेटा था वो मेंशन कर दिया। अब इसके बाद r1 और r2 का रेशो पूछा है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। r1 अपॉन r2 निकालना है, तो मुझे एक रिलेशन तो पता है, थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, है ना। लेकिन फिर वही बात, थीटा मेरा कैसा होना चाहिए, थीटा मेरा रेडियन में होना चाहिए। चलो भाई, सो थीटा यदि रेडियन में होना चाहिए तो कर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। फॉर थीटा 1, है ना, थीटा 1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू l अपॉन r1, है ना। लेकिन मेरे पास थीटा 1 कैसा आना चाहिए, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब रेडियन में आना चाहिए, तो रेडियन में 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री रेडियन में π/3 के इक्वल होता है। तो थीटा 1 की जगह मैं π/3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू l अपॉन r1। या r1 की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3l अपॉन π। ठीक, चलो भाई ये r1। सिमिलरली फॉर थीटा 2, है ना, थीटा 2 के लिए 75 डिग्री मेरा डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़ा आसान है। कैसे करते हैं, रेडियन मेजर इज इक्वल टू डिग्री मेजर इनटू पाई अपॉन 180। सॉल्व करेंगे, 15 पाई अपॉन 36 मेरा जो है ये डिजाइन किया गया। ठीक है, सो 15 पाई अपॉन 36। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 मेरे पास आ गए। अब थोड़ा सा सॉल्व करें तो आगे बढ़ सकते हैं हम। मुझे r1 अपॉन r2 निकालना था, तो यहाँ पर ही मैं यदि निकालना चाहूँ तो थीटा 2 की वैल्यू बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ, थीटा 2 इज इक्वल टू l अपॉन r2 एंड थीटा 2 विल बिकम ओके 15 पाई अपॉन 36 इज इक्वल टू l अपॉन r2। R2 यदि मैं थोड़ा सा ट्रांसफर करना चाहूँ तो R2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 36L अपॉन 15 पाई। और अब मैं यदि नाउ थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो R1 बाय R2 मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, R1 की वैल्यू ये रही 3L अपॉन पाई। ठीक, और अपॉन R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 36 अपॉन L है, रेसिप्रोकल कर देता हूँ 15 पाई अपॉन 36 L कैंसिल आउट, 3 1 2 पाई कैंसिल आउट एंड 3 5 3 4 इट मीन्स R1 रेशो R2 कितना आ गया मेरे पास 5:4। अच्छा, यदि बुक में मेंशन नहीं किया है कि R1 अपॉन R2 ही निकालो या R2 अपॉन R1 निकालो तो 4:5 भी मैं बोल सकता हूँ। R1 रेशो R2 को 5:4 बोलूँगा और R2 रेशो R1 को 4:5 बोल सकता हूँ, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि आपको कहीं आंसर में ऐसा दिखा मिले तो कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए नोट करें, आगे बढ़ें। अब ये तो कहानी हो गई मेरी एनसीईआरटी की। अब थोड़ा सा अब हम बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ हम दो पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो मेरा साथ में अभी ये जो एक्चुअली ये वो पोर्शन है फंक्शन में आता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन था और ज़्यादा कुछ लोड लेने वाली बात नहीं थी जेईई में भी, तो मैंने ये यहीं से शुरू कर दिया था, एनसीईआरटी भी साथ में करवा दी, है ना। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं वो एक्स्ट्रा जो है इसमें वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, है ना। सर्कुलर सेक्टर के एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कुलर सेक्टर कुछ मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से है।
कुछ ये वाला पोर्शन मेरे पास डिजाइन हो गया है ना, ये रेडियस हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका यदि मुझे एरिया फाइंड करने को आ जाए तो हमेशा इसका एरिया क्या होता है 1/2 r² थीटा है ना, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आपको जानना हो कि ये कैसे आया है सो ये भी बड़े आराम से आप जान सकते हो 1/2 r² थीटा। थीटा की वैल्यू एक आप पूरा सर्कल मूव करोगे तो कितना एंगल घूम जाओगे 360 डिग्री, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू πr² लिख दो। सो जब 360 डिग्री की वैल्यू πr² है तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट किसी को जानना है तो वो समझ सकता है ना, सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए भाई, कौन सा चीज़ कहाँ से आई, तभी मज़ा आता है मैथ्स में। चलिए, सो यहाँ तक आपका जो पोर्शन था ये वो पोर्शन था जो हमें एक तरीके से NCERT के लिए इनफ है और JEE के लिए भी इनफ है ये नॉलेज है ना। लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा हम JEE मेंस या एडवांस की बात करूं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो अब ध्यान से समझिए। यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी है ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो बड़े ध्यान से समझना, पेशेंस के साथ समझना। जहाँ भी समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बता देना कि सर ये नहीं आया, मैं अभी नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि वहीं कर दूँ, ना कर पाया वहाँ कुछ चीज़ें रहती है मैं इसमें जो बोर्ड की हेल्प भी लेनी पड़ती है तो मैं वहाँ से कर दूँगा। ठीक है, चलिए मैंने 10th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं है ना, 10th क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं और 10th क्लास में कुछ फॉर्मूले जो मैंने पढ़े हैं वो एक बार मैं लिखना चाहता हूँ है ना। एक तो मैंने कुछ इस तरीके का पढ़ा था, जो बहुत पॉपुलर भी रहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता था आपका साइन, ये होता था कॉस, ये होता था सेक, सॉरी साइन कॉस एंड देन टेन। फिर ये उसका उल्टा कॉसेक, इसका उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये जो मैंने उल्टा उल्टा बोला है इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, ये सब बचपन वाली कहानी है ना 11th क्लास में। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा यदि मुझे रीड करना था तो मैं कुछ इस तरीके से रीड करता था। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कुछ ऐसे मैं पढ़ता था है ना। ऐसे ही मैं cos थीटा यदि मैं पढ़ूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बोल सकता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से ही पढ़ा करता था है ना। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकता हूँ, और यदि cot थीटा बोलना था तो इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इनके लिए ऊपर पढ़ लो यहाँ से है ना। तो कुछ इस तरीके से मैं फॉर्मूला पढ़ के आया हूँ 10th क्लास में। कुछ एक आइडेंटिटीज भी पढ़ के आए हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये आइडेंटिटी थी। एक कौन सी थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ये थी। और एक और कौन सी आइडेंटिटी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ एक ये आइडेंटिटी थी है ना। ये चीज़ें तो मेरी बचपन की थी जो मैंने कर ली थी और बड़ी आसान भी था, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत देने वाली बात नहीं थी है ना। तो ये चीज़ें आती हैं तो एक थोड़ा सा मैं वार्म अप करवाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस हो जाती है ना, रिहर्सल कर लेते हैं एक चीज़ का, मॉक ड्रिल टाइप की। तो एक क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा, वो क्वेश्चन पहले तो आप वीडियो पॉज करना और फिर सॉल्व करना खुद से, ना बने तब वीडियो देखना, कंटिन्यू कर लेना। ठीक, चलो तो हमने एक क्वेश्चन में डिजाइन करना चाहूँ तो एक टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, then find the value of cos थीटा। तो फिर मुझे cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा क्वेश्चन, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, मेरे ख्याल से बहुत इनफ है। जरा शुरू तो हो जाओ फटाफट सॉल्व करने के लिए।
चलिए भाई, होपफुली आंसर आ गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आ गए होंगे, जिसके नहीं आए हैं वो देखो। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है। इसका सॉल्यूशन यदि मैं डिजाइन करना चाहूँ तो मैं पहले बचपन में सीखा करता था, जो मुझे गिवन है उसमें कुछ छुपा है वो ढूंढ लो, बस। ट्रिग्नोमेट्री में यही है। यहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 2। देखो बेटा, यहाँ मुझे cos थीटा की वैल्यू पूछी है, तो भाई ये थीटा तो मुझे चाहिए। अब ये थीटा मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना, कैसे भी करके। सो यहाँ से बड़े आराम से फाइंड हो रहा है ये कहीं ना कहीं। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। 2 tan थीटा को यहाँ लेके आ जाता हूँ तो -2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करूँ इसका कहाँ जाएगा, दोनों जगह इसको रूट ले सकता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो थीटा विल बी, यहाँ 1 की जगह मैं ऐसा मान लेता हूँ tan 45 की वैल्यू 1 होती है। tan से tan कैंसिल आउट, पेन नहीं चलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पेन नहीं चलता है। सो थीटा इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द सेंस tan में अकेला, cot में अकेला, हाँ tan थीटा पूरा कर सकते हैं, है ना, तो ये मत समझना। सो थीटा विल बिकम 45 डिग्री। ठीक, ये हुई मेरे थीटा की कहानी। थीटा आ गया मेरे पास 45 डिग्री, तो अब बड़ा काम आसान हो गया सर। cos 45, cos थीटा मतलब cos 45 की वैल्यू तो अब हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्या होती है, एज वी ऑल नो दैट 1/2। क्लियर है? चलिए नोट करें, आगे बढ़ें। चलिए तो अब शुरू करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नई डेफिनेशंस बताता है ना। अभी तक हम साइन कॉस इन सब चीज़ों की क्या है सीधा रट के आ गए कहीं ना कहीं नई क्लास में कि भाई ये ऐसे ऐसे होते थे, फॉर्मूला ये है, रेसिप्रोकल ये है, एंगल की वैल्यू ये सब नहीं। अब यदि कुछ नया सीखना है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इनका नाम दिया मैंने न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। नई डेफिनेशंस क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की, तो वो समझो। मान लिया मैंने एक सर्कल में कोई मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक मैंने अंदर ये एक्सेस ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर इनसे घेरा हुआ एक मैंने क्या किया, ये एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लिया एक छोटा सा, है ना, OAPB इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके बाद एक ट्राइंगल लिया मैंने, कौन सा, OAP ट्राइंगल में मैंने क्या दिया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, चले जाओ पंडित बद्री प्रसाद के पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर AP अपॉन हाइपोटेनियस OA लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ, इस AP को क्या मैं OB नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो मैंने AP की जगह OB लिख दिया, मैंने लिख दिया, अपॉन O ही रहने दिया। तो इस चीज़ से मुझे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। ठीक, क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, यदि मैं OB की बात करूं तो एक बात ध्यान से समझो, मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने ये OP के ऊपर लाइट पास किया है मैंने, है ना, OP के ऊपर मैंने क्या किया, एक लाइट पास कर दिया। OP के ऊपर जैसे ही मैंने एक लाइट पास किया, उसका मुझे उसकी जो परछाई है मुझे वो कहाँ दिखेगी, इस y एक्सिस पे दिखेगी, y एक्सिस पे दिखेगी, बिल्कुल इस y एक्सिस की डायरेक्शन में दिखेगी, है ना, पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में दिखेगी, या यूँ कहूँ तो इसका मुझे प्रोजेक्शन दिखेगा उधर। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो अब समझो कहानी को, इस OB को मैंने प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस लिख दिया, तो क्या कुछ गलत किया है, जरा सोच के देखिए। ठीक, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, और डिनोमिनेटर में लेंथ ऑफ रेडियस लिख दिया मैंने। क्लियर है? cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम कहानी। चले जाओ पंडित बद्री प्रसाद के पास, क्या मिलेगा मेरे पास, पंडित बद्री प्रसाद के पास जाता हूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए फिर से इस रेक्टेंगल वाले ट्राइंगल के पास आओ, इस अंदर वाले ट्राइंगल में OAP में बेस क्या हो जाएगा OA, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा OP। रख दो मेरे पास फॉर्मूले में, देखो मेरे पास क्या डिजाइन हो रहा है OA अपॉन AP। OA को मैं क्या बोल सकता हूँ, फिर से यहाँ खड़े हो जाओ और इस OP के ऊपर लाइट पास करो। जैसे ही आप लाइट पास करोगे OA के ऊपर लाइट आ जाएगा। बात क्लियर होगी? जैसे ही OA के ऊपर आया इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं इस चीज को मैंने प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस लिख दिया। तो कुछ गलत किया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया है। और ऐसे ही लेंथ ऑफ रेडियस तो डिनोमिनेटर में OP की वैल्यू है, ठीक। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, ये tan थीटा का फॉर्मूला आया है। मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला कैसे डिजाइन होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा से। जब sin थीटा अपॉन cos थीटा से डिजाइन होता है तो sin थीटा का जो भी फॉर्मूला है अपॉन में cos थीटा का जो भी फॉर्मूला है मैं रख दूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा यहाँ पर ये जो दो फंक्शन है दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, जो कि मैंने लिख दिया। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस sin थीटा का न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा और प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस cos थीटा का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये कहानी हुई जो कि मुझे बहुत हेल्प करेगी मेरे क्वाड्रेंट में मूव करने में, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं क्वाड्रेंट डिजाइन करता हूँ तो अब क्वाड्रेंट डिजाइनिंग में जरा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी क्या होती है, चल फिलहाल तो ये फॉर्मूले नोट करो, है ना, नोट करो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब इसके बाद यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसा बिहेव करेंगे वो देख लेते हैं। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या आता है, देखो ये डायग्राम बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही है ना, तो कोई नया डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी में समझ सकता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखा sin थीटा AP अपॉन OA, OB अपॉन OA। बात समझ में आई? मान के चलो आप यहाँ थे और यहाँ से आप इधर मूव कर गए, P पे आ गए, A से आपने P तक पहुँच गए, बस यहाँ बैठ जाओ, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब जरा देखो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस, इस रेडियस का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कैसा है, जरा देखो प्रोजेक्शन कैसा है, बिल्कुल वाई एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले लो पॉजिटिव ही आएगी, ये तो सभी जानते हैं ना। नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव आएगी, नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव एक्सिस में पॉजिटिव आएगी, है ना। सो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस मेरे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव। और लेंथ ऑफ रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव है, किसी की भी लेंथ कभी आपने नेगेटिव तो नहीं पढ़ी है साहब, कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक। सो यहाँ पर पॉजिटिव एंड रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आ गई, है ना। ऐसे ही यदि साइन पॉजिटिव आया है तो कोसेक थीटा कैसा होगा, एज वी ऑल नो वेरी वेल व्हाट द cosec theta is the reciprocal of sin theta. It means cosec theta is equal to 1 by sin theta. Yes, we can write. And what we will get? We will get cosec theta is equal to 1 by sin theta. It means 1 upon plus sin बस बोलो, है ना। तो 1 upon पॉजिटिव मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव ही आया। तो मैं लिख सकता हूँ कि sin थीटा यदि मेरा पॉजिटिव है, sin थीटा मेरा पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा, तो cosec थीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइन और cosec की तो क्लियर हो गई कहानी। अब आते हैं cos के पास। तो cos थीटा की कहानी क्या है, cos थीटा का मैंने अब भी जस्ट सर ने फॉर्मूला बताया है, न्यू डेफिनेशंस बताई है, उसमें cos थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। यदि मेरा प्रोजेक्शन है OP का, रेडियस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे देखूंगा तो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, है ना, ऊपर, और यहाँ से जो मैं नीचे लाइट पास करूंगा तो इस रेडियस का प्रोजेक्शन मुझे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? यदि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मिलेगा तो भाई साहब वो नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा।
बिल्कुल पॉजिटिव होगा क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। सो cos थीटा विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, न्यूमरेटर है ना। और डिनोमिनेटर में बात करूं तो लेंथ की, तो लेंथ भैया कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव, ये आ गया रिजल्टेंट पॉजिटिव। जब cos थीटा यदि मेरा पॉजिटिव है तो फिर sec थीटा क्या कोई दूसरा साइन देगा? कभी नहीं देगा, वो भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूँ सॉरी, जब मैं बात करता हूँ tan थीटा की, tan थीटा की यदि मैं बात करूं तो tan थीटा के लिए क्या होता है? साइन का न्यूमरेटर ले लेता हूं, cos का न्यूमरेटर ले लेता हूं। तो जब न्यूमरेटर लेंगे, इसका पॉजिटिव तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? पॉजिटिव। क्लियर है? जब ये दोनों पॉजिटिव आ गए, tan पॉजिटिव आ गया तो cot कैसा होगा? cot भी पॉजिटिव ही होगा। बात क्लियर है कि नहीं? अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये ही वो कहानी है जो मेरे इस क्वाड्रेंट में 0, π/2, पाई, 3π/2, इसमें यहाँ पर सारे फंक्शंस को पॉजिटिव लाके रखती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब के सब पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। बात क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पर सब पॉजिटिव मैंने लिख दिया, और मतलब पॉजिटिव, ठीक है। चलिए फिर बात करेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट की भी कहानी देखते हैं। चलिए सो सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी और समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्लियर हो गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, आप यहाँ थे, है ना, अब आप यहाँ थे और यहाँ से उठ के अब मुझे मूवमेंट करना है सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ, है ना। तो अब मैं यहाँ था और यहाँ से घूम के गया सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है मेरा रेडियस है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे फंक्शंस देखते हैं, मेरे फंक्शंस हैं क्या क्या, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, डिनोमिनेटर में लेंथ ऑफ रेडियस। तो लेंथ ऑफ रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, सर ने पहले ही बता दिया है। प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस को यदि आपको समझना है तो प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इस केस में हमें कैसा होगा, यहाँ आप यहाँ खड़े है ना, इस साइड खड़े, यहाँ से आपने इस तरफ लाइट पास किया तो उसी का प्रोजेक्शन आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मिलेगा। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव मार्क कर लिया मैंने, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगी, लेंथ की बात है, रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव। और साइन थीटा यदि मेरा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक। अब उसके बाद cos थीटा की बात कर लेते हैं। cos थीटा की कहानी क्या है, cos थीटा में मैंने देखा कि मैंने पढ़ा है कि cos थीटा का न्यूमरेटर कैसा होता है, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। चलो भाई, इसका प्रोजेक्शन यदि मैं x एक्सिस पे लेता हूँ तो मुझे नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, मैंने यहाँ नेगेटिव मार्क कर लिया, ठीक। लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, रिजल्टेंट विल बी नेगेटिव, ठीक। फिर सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा जब cos नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव ही होगा, रेसिप्रोकली होता है ना। tan थीटा इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर ले लो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो रिजल्टेंट विल बी नेगेटिव और cot भी मेरा नेगेटिव ही आ गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई समझना, अब मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, उस लायक वो करो, जरा और एक बार समझना हो तो समझ लो कि थर्ड क्वाड्रेंट में अब मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मुझे पास सिर्फ दो फंक्शन पॉजिटिव थे तो मैंने यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा लिख दिए, बाकी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। चल अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की यदि मैं बात करूं तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, साइन थीटा के लिए क्या पढ़ा है अपन ने, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। साइन थीटा के लिए क्या पढ़ा है, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। भाई साहब ये रेडियस का प्रोजेक्शन y एक्सिस पे लोगे तो ये y एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव, और आपको प्रोजेक्शन भी यही मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ मैं नेगेटिव मार्क कर देता हूँ और डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन रिजल्टेंट नेगेटिव। साइन नेगेटिव आ गया है, इसका मतलब
कॉसेक थीटा भी कैसा आएगा, कॉसेक थीटा भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, साइन आ गया, कॉसेक आ गया। अब इसके बाद टेन कॉट और कॉस और सेक। कॉस तो मुझे नहीं लगता कोई बताने की ज़रूरत है, कॉस थीटा को समझना है तो कॉस थीटा के लिए क्या देख लेते हैं भाई साहब, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देख लो, इसका प्रोजेक्शन यदि मैं एक्स एक्सिस पे देखूंगा भाई, लाइट यहाँ से पास करा देते हैं, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन देखना है तो प्रोजेक्शन देखा तो मुझे नेगेटिव मिल गया, इसका भी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो कॉस भी मेरा नेगेटिव ही होगा। अब इसके बाद लेकिन टेन थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट में भी नेगेटिव। ठीक है, अब टेन थीटा के लिए मैं बात करूं तो टेन थीटा के लिए क्या कहानी है भाई, टेन थीटा के लिए कहानी ये है कि साइन का न्यूमरेटर ले लो और कॉस का न्यूमरेटर ले लो, तो साइन का न्यूमरेटर नेगेटिव, कॉस का न्यूमरेटर नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव वो भी पॉजिटिव आ गया। तो टेन पॉजिटिव आया है तो कॉट भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है, टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव आ गए, बात समझ में आई। जब टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव आ गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं यदि पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा लिख देता हूँ, है ना। अब इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे बिल्कुल सेम अप्रोच है, बिल्कुल इसी अप्रोच से आप सॉल्व करते जाइएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आप जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन कॉसेक टेन कॉट हो गए, तो बचे हुए जो थे ये ट्रिकी नहीं होंगे ना, कॉस और सेक, है ना, ये दोनों आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी के बाद सब के सब नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो भाई साहब ये हुआ प्रूफ वाला तरीका, रीज़न कि ये जो क्वाड्रेंट में मेरे ये जो फंक्शंस हैं टीचर्स बता देते हैं कि ये याद कर लो, ये पॉजिटिव आएंगे इधर, इधर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो भाई साहब मैंने आपको ये बताया कि ये पॉजिटिव ही क्यों आएगा, ये नेगेटिव ही क्यों आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसको यदि आपको याद रखना है तो जनरली मैं सिखाया करता हूँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रख लो। ठीक है, आफ्टर मीन्स ऑल स्कूल साइन और कॉसेक, टू टेन और कॉट, एंड कॉलेज मीन्स कॉस और उसका उल्टा सेक। किस तरीके से याद रख सकते हो, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये ऐसे भी भाई अलग अलग तरीके होते हैं सारे, है ना, सब जगह अलग अलग तरीके से सीखने को मिलेगा। तो कुछ लॉजिक्स रहते हैं जिनकी मदद से सिखाया जाता है ना, बट हाँ उसकी कहानी पता होनी चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये हम यदि हमें इन सब चीज़ों के अंदर की बात पता रहती है ना तो हम किसी क्वेश्चन में फंसते नहीं है फिर, है ना, कहीं भी हम कुछ भी देख सकते हैं। अब तो नई डेफिनेशन भी मिल गई है भाई साइन और कॉस की, खुश हो जाओ। ठीक है ना, सो ये इतना जो कुछ भी अपन ने आज सीखा है इसको अच्छे से रिवाइज करना और 2 कॉपीज़ अलग अलग नोट्स में बना लेना, एक आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों कॉपी और थोड़े अच्छे ज़्यादा पेजेस के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए मेरे ख्याल से यहीं बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।